हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो अपना अभी भारतीय संविधान का चैप्टर चल रहा है, यानी कि बात करें तो क्लास 8 की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है। तो इसमें हमको क्या बात करनी है, हमने संघवाद के बारे में बात की थी। उसके बाद अब हम बात करेंगे संसदीय शासन पद्धति। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं संसदीय शासन पद्धति का मतलब क्या होता है, संघवाद का मतलब, तो हमने समझा कि जिसमें एक से अधिक सरकारों का गठन किया गया होता है, जैसे केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई। देन उसके बाद हमारा भारतीय जो बात करें तो क्या था कि जो ग्रामीण व्यवस्था की सरकारें थी, यानी पंचायती राज व्यवस्था था, यानी कि यहाँ पे बात करें तो त्रिस्तरीय सरकार चलती है जिसे हम संघवाद कहते हैं। ठीक है, मेन रूप से उसका अर्थ यही था। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे इसके आगे का कि संसदीय शासन पद्धति क्या कैसे है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको समझिए कि क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक बहस के मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का उद्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशल क्षेत्र मतलब कि कुशल क्षेम जीवन स्तर सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहित देगी। ठीक है, तो इनका जो ये स्टेटमेंट है ये आप लोग एक बार और पढ़ के इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप कहीं मेंशन करते हो और हम जब भी आंसर राइटिंग करते हैं या लिखते भी हैं तो यदि ऐसा लिख देते हैं कि N.K. अय्यर द्वारा ये बात कही गई थी, कहीं पे सपोज लिख रहे संघवाद के ही बारे में लिख रहे हैं या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में ही लिख रहे हैं, तो वहाँ पे अपने आंसर में बीच में हम क्या लिख देते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, और या की बात कर दे, किसी राइटर का नाम लिख दे कि इन इतिहासकारों ने ऐसा वर्णन किया, या इन राजनीतिज्ञ ने, जो भी राजनीति के नाम है तो उनके नाम के साथ उनके जो भी थॉट होते हैं उनको हम मेंशन करते हैं। वहाँ पे वो हमारे नंबर इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो महात्मा गांधी के जितने भी हमारे थॉट्स हो गए, या APJ अब्दुल कलाम जी के, या भीमराव अंबेडकर जी के, या नेहरू जी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं और हमको पता भी होना चाहिए हम इसे लिख रहे हैं। किसी का भी आंसर लिख रहे हैं वहाँ पे एक हम बात करें तो पूरा एकदम से नॉर्मली अपने ही लैंग्वेज में लिखते हैं बेहतर तरीके से समझा के, तो बहुत अच्छा होता है। एग्जाम्पल दे के करेंट अफेयर से लिंक करके कि कोई भी घटना चल रही है, और मेन मतलब यही होता है एग्जाम में भी, आप टॉपर्स के भी इंटरव्यू सुनोगे वहाँ भी यही बताया जाता है कि हम किसी चीज़ को कैसे इंटरलिंक कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में कोई क्वेश्चन आता है कि धर्मनिरपेक्षता से ही रिलेटेड आ जाता है, तो अब इस धर्मनिरपेक्षता को हम जियोग्राफी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या की बात करें तो हम इकोनॉमिक्स से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या करेंट अफेयर से जो भी हाल फिलहाल की घटनाएं चल रही हैं उसको कैसे उस आंसर में डाल सकते हैं कि इतिहास में, यानी कि बात करें तो हमने यदि लिख दिया कि पहले ऐसा होता था, प्राचीन काल में ऐसे होता था, तो वहाँ पे क्या हो गया, हमारा इतिहास लिंक हो जाता है। ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता के कारण आर्थिक व्यवस्था वगैरह जो भी होता है कि इनके यदि बिगड़ते हैं संबंध या लोगों में ये भावना आती है तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ता है, तो ये हम इकोनॉमिक्स इसमें ऐड कर रहे हैं। देन करेंट अफेयर की अभी हाल फिलहाल में जो भी घटनाएं चल रही हैं तो वो सब मेंशन कर रहे हैं, तो एक व्यवहारिक आंसर हमारा लगता है। ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ही यही होता है कि हमारी जो समझ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि किसी भी चीज़ को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। आप देखते हो कि कितनी आसान भाषा में ये हमको समझा रहे हैं एक एक एग्जाम्पल दे के, ताकि हम लोग क्या करें, अच्छे से समझ जाए। नहीं तो इनको क्या ज़रूरत है इतनी बड़ी बड़ी कहानी लिखने की, सीधे सीधे लिख देते कि संविधान ऐसा बना, लोकतांत्रिक देश ऐसा है, बस काम खत्म। लेकिन एग्जाम्पल दे दे के इन्होंने भी समझाया है तो काफ़ी व्यवहारिक लगता है, हमको पढ़ने में भी अच्छा लगता है, समझने वाले को भी बेहतर फील होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या है संसदीय शासन पद्धति। तो इसमें क्या बात की गई है कि सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। ठीक है, जितने भी स्तर मैंने आपको गिनाया कि जो हमारा केंद्र का स्तर हो गया, राज्य का स्तर हो गया, देन हमारा पंचायती राज्य हो गया, तो इनमें क्या होता है कि जितने भी स्तर पर प्रतिनिधि होते हैं
उनका चुनाव लोग खुद करते हैं, ठीक है। यानी कि हम और आप जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो सेंटर पे बैठे हुए हों, चाहे वो स्टेट पे हों, या कि हमारे गांव के पंच या सरपंच हों, हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं और हमारे प्रतिनिधि के रूप में वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। कक्षा 7 की किताब में, यानी जो क्लास 7 की बुक थी, उसमें हमने शुरू में ही क्या की थी, कांता की कहानी पढ़ी थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था कि जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है, भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, यानी कि सबसे पहले इतना समझिए आप कि जब हम क्लास 6 में देखे थे कि क्या था, कांता की कहानी हमने पढ़ा था, पहला ही चैप्टर था उसमें, कि कैसे वहाँ पे वो वोट डालने जाती है और अपने आप को, कांता थी और एक उसकी और भी साथ में महिला थी, दोनों ही अपने आप को काफ़ी प्राउडली फील करते हैं कि चलो मैं जो भी राय साहब हैं या जो भी उसके मालिक थे उनके साथ खड़ी होके क्या कर रही हूँ, यहाँ पे हम भी वोट डालने आ रहे हैं। यानी कि उसको समानता का ये फील हो रहा था कि हम समान हैं, ठीक है। लेकिन हम जब पूरा चैप्टर पढ़े थे तो वहाँ पे हमने समझा भी था कि कोई प्रॉपर समानता, यानी कि इसमें क्या था कि उसको बाद में फील हुआ कि कहीं ना कहीं हम क्या हैं, पीछे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वयस्क मताधिकार का मतलब ही होता है कि कहा गया था, पहले तो था कि 21 साल से पहले वाले क्या करेंगे कि वोटिंग कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, बट उसके बाद फिर 1961 में एक अधिनियम लाया जाता है और ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें क्या बात की गई थी कि वहाँ पे कहा गया था कि क्या होगा कि मतलब एक 18 वर्ष का व्यक्ति यदि पूरा कर लेता है 18 वर्ष की उम्र, तो वो वोट डालने के अधिकारी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम सभी को जो भी 18 ईयर पूरा करते हैं उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और हम एक वयस्क नागरिक के रूप में पहचाने जाते हैं। जब हमारा वोटर ID बन जाता है तो हम फाइनली भारत के नागरिक बन जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या था कि वोट डालने का अधिकार, और मेन रूप से यहाँ पे जो समझाना चाह रहा है कि हमारे संविधान में सभी वयस्क नागरिकों को, ठीक है, ये वर्ड इसीलिए लिखा गया है वयस्क नागरिकों को, ना तो इसमें लिखा गया है कि जो भी अभी बच्चे हैं उनको। और हम जब तक बच्चे रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये नहीं कह सकते कि कहीं की नागरिकता मिली हुई होती है, ठीक है। जन्म से तो ठीक है कि हम भारत में पैदा हुए, भारत के नागरिक हैं, ऐसा कह सकते हैं, बट वयस्क नागरिक का मतलब है कि आपने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, ठीक है। और आप क्या हुए हो कि जो भी सरकार का डाटा है उसमें आपका नाम मेंशन है, वोटर ID में आपका नाम है, यानी कि आप भारत के नागरिक हो, ठीक है। तो वयस्क का मतलब यही है। और ये वर्ड इसीलिए जब भी आप लिखना तो ऐसे मत लिखना कि हमारे संविधान में भारत के सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें ऐसा करना है कि हमारे संविधान में भारत के वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। और संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की संरचना यानी कि रचना कर रहे थे तो उस टाइम उन्होंने, मतलब कि उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है, ठीक है। और हम अभी क्लास 7 में पढ़े हैं शायद कि वहाँ पे महात्मा गांधी जी, या 6 में ही था, जो भेदभाव वाला था हमारा, कि यानी बात की जा रही थी कि यदि कोई जन्म से क्या है, गरीब है, ठीक है, वो गरीब है, वो औरत है, यानी कि वोट, औरतों को वोट नहीं देने का अधिकार था पहले। तो वो बोल रहे थे कि कोई गरीब हो या कोई औरत हो तो इनको क्या, इन्होंने क्या गुनाह किया है। यदि कोई औरत पैदा हुई है तो उसका क्या मतलब उस औरत की क्या गलती है, या कोई गरीब है उसकी क्या गलती है, जबकि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, फिर उसको वोट डालने का अधिकार क्यों नहीं है, ठीक है। और उन्होंने इसकी आलोचना भी की थी। आप उनका स्टेटमेंट जब पढ़ोगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि उन्होंने क्या बात की थी। तो मतलब यही है कि पहले ऐसा नहीं था कि यहाँ पे सभी लोग वोटिंग करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि औरतों को भी वोट डालने का अधिकार मिला, राइट्स प्राप्त हुआ। और साथ साथ जो भी दलित वर्ग के थे, गरीब वर्ग के थे, SC ST OBC जितने भी वर्ग के थे, उन सभी को क्या किया गया, वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी कि भारत में निवास करने
वाले प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। और ये जो मैं वयस्क बोल रही हूँ और लिखा भी है, वो वयस्क आपको भी याद रखना है कि हमेशा जब भी बोलना वोटिंग के लिए तो भारत के वयस्क नागरिक ही होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें तो इससे क्या हुआ कि पूरा जाति धर्म सब कुछ जो भी उसको मतलब जो भी भेड़िया थे उसको तोड़ा जा सकता था, ऊंच नीच जितना भी था, कि जिनके पास पैसा हो वो वोट डालें, जो गरीब है वो वोट डालें, ऐसा कौन सा है। यानी कि अभी आपको पता है कि हमारे भारत में जो भारत का संविधान है इसमें क्या है, सभी की वोटिंग का मत एक है, ठीक है। सपोज मैं बहुत गरीब हूँ लेकिन मेरी भी वोट का मत एक है, यानी कि मूल्य एक ही है, और आप बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके वोट का भी मूल्य एक ही है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे यदि ऐसा ना होता तो आप इमेजिन कीजिए कि सपोज ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि पीएम जी जो हैं हमारे, तो वो क्या करते, क्योंकि वोट डालने का तो उनको भी अधिकार होता है, भले ही वो चुनाव लड़ते हैं लेकिन वोट डालने का उनको अधिकार होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि मतलब उनके वोट का मत जितना चाहे वो उतना बना लेते, 10, 15, 20 हज़ार जितने भी कम होते बना के डाल देते, ठीक है। तो ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि कोई वही नहीं रह जाता, वैल्यू ही नहीं रह जाए, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम भी वोट डालने जाए, क्योंकि वो अपना 1000, 1500 जितने की भी ज़रूरत है, जितने भारत में पब्लिक नहीं उतने वो वोट अपने कर लेंगे, ठीक है। तो यानी इसीलिए ये किया गया था कि सबके वोट का मूल्य जो होगा वो क्या होगा, एक होगा। और चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उनका सभी का वोट का मूल्य क्या होगा, एक होगा। और ये सभी लोग क्या कर सकते हैं, लाइन में खड़े होकर अपना वोट डालेंगे, जो भी उसकी प्रोसेस होती है करेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि किसी का वोट किसी के वोट का मूल्य 10 है, किसी के वोट का मूल्य 1 है, किसी के वोट का मूल्य 0 है, तो ऐसा नहीं होगा। हमारे संविधान में ये वर्णन किया गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे आता है कि सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है, यानी कि सार्वभौमिक जो मताधिकार है इसका मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है, ठीक है। आप इसको ऐड कर लो, यानी अपने नोट्स में लिख लो कि सार्वभौमिक वयस्क के मताधिकार, यानी सार्वभौमिक मताधिकार डालो हेडिंग, और उसके बाद आप लिख लो कि इसका मतलब होता है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों को सीधी भूमिका, यानी सभी लोगों की क्या होती है, डायरेक्ट भूमिका होती है। और हम लोग जितने भी अपने प्रतिनिधि चुनते हैं किसी के दबाव में आके नहीं चुनते हैं, और वहाँ पे ये भी नहीं रहता है कि कोई दिखा के वोटिंग की जाती है, ये गुप्त दान होता है, ठीक है। यानी कि हम किसको वोट डाल रहे हैं कोई वहाँ देखने नहीं जाता है। हालांकि आपको पता है कि क्राइम जहाँ होता है फिर वहाँ तो कोई बच ही नहीं सकता, क्या कैसे वहाँ की कंडीशन होती है। बट जो रूल है मैं वो बता रही हूँ कि क्या होता है कि वोटिंग जितनी भी होती है, एक लोग जाता है वोटिंग पूल के अंदर जाता है, वहाँ वोट करता है अपना, और किसी को नहीं दिखाता, ठीक है। वहाँ जो अधिकारी भी बैठे होते हैं उनको भी दिखा के नहीं डाला जाता कि हम इस पर बटन क्लिक कर रहे हैं या इस पर वोट कर रहे हैं, इसको हम चुन रहे हैं, वो नहीं दिखाया जाता, ठीक है। ये मतदान होता है, यानी कि अपनी मर्जी से हम दान कर रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं मतदान। और सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या हुआ कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका का होना, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी क्यों ना हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप इस पुस्तक की पूरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। जो भी आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने चुन लिया कि ठीक है जनता का अधिकार है वोटिंग करने का, वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकती है, लेकिन चुन सकती है भैया, हम क्यों चुने किसी को प्रतिनिधि को, इसका भी आंसर हमारे पास होना चाहिए ना। सो जब हम पूरा ये चैप्टर पढ़ेंगे तो यानी क्लास 8 की पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि प्रतिनिधि हमको क्यों ज़रूरी है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूँ अभी ही, थोड़ा आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी पूरा पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो आप ऐसे एग्जाम्पल से समझो कि जैसे सपोज हमारे घर में क्या है, नहीं क्लास में हमारे कोई जो भी हमारे क्लास मॉनिटर है, यानी कि बात करें यदि हम, तो जैसे हम क्या करते हैं कि
थोड़ा आज अलग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गांव का एक पंच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे गांव हो गया, हमारा ये पूरा गांव है और गांव कई सारे मोहल्लों में बटा होता है, ठीक है। आपको पता, आप में से ज़्यादातर लोग गांव से ही बिलोंग करते होंगे, जहाँ तक मुझे पता है। तो वहाँ पे क्या होता है, और यदि नहीं भी बिलोंग करते होंगे तो इतना तो पता ही होना चाहिए कि गाँव में क्या कैसे होता है। तो गांव जो होता है, ठीक है, अभी ये देश नहीं बना रही मैं, ये गांव है हमारा। और गांव में क्या होता है कि कई सारे मोहल्ले बटे होते हैं एक गांव में, ठीक है। अब उन मोहल्लों में क्या किया जाता है कि जितने भी वार्ड के रूप में से बोलते हैं कि हम ये वार्ड है, तो वहाँ पे क्या करता है कि जितने भी लोग हुए 1000, 10,000, 1200 जो भी हुए, 2000, 3000, वो क्या करते हैं कि अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है। यानी एक पंच का चुनाव होता है और वहाँ के सिर्फ कौन वोटिंग करता है, यही वार्ड के लोग वोटिंग करेंगे, जो भी 1000, 2000 लोग हैं। और यही क्या करेंगे, 1000, 2000 या आप बात करें तो 500, जितने भी जिस गांव की जनसंख्या होती है, किस मोहल्ले में कितनी है, उस हिसाब से तो यहाँ पे जितने भी लोग होंगे सिर्फ इस मोहल्ले के, ठीक है। ये पूरा गांव है, गांव में कई सारे वार्ड हैं। वार्ड में एक वार्ड के क्या कर रहे हैं लोग, अपने एक प्रतिनिधि को चुन रहे हैं पंच के रूप में। अब वो पंच क्या करेगा, जब ग्राम सभा की बैठक होगी, वहाँ वो पंच लोगों की समस्याओं को, यानी कि इस वार्ड में क्या ज़रूरत है, क्या जब कार्य करना चाहिए, किस बात की कमी है, वो पूरी जनता ना जाके सरपंच के पास या कहीं और तहसीलदार या जो भी हैं, तो उनके पास पूरी जनता ना जाके, जो उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना है वही जाके उन समस्याओं के निदान के लिए क्या करेगा, बात करेगा और उसको निदान करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जाता है सरपंच के पास। फिर क्या होता है कि ये पूरे गांव का एक सरपंच होता है, ठीक है। यानी ये हर एक वार्ड के पंच हो गए, यानी कि प्रतिनिधि जो हम चुन रहे हैं वो प्रतिनिधि हो गए। और ये जाता है इसके पास, यहाँ पे वो बताता है कि क्या कैसे है, ठीक है। अपने अपने वार्ड की समस्याएं बताए। तो यहाँ क्या हुआ, सरपंच जी का काम क्या हो गया, आसान हो गया, क्योंकि उन्हें हर एक गांव में जाना, हर एक मोहल्ले में नहीं जाना पड़ा। मोहल्ले के जो पंच थे, मीटिंग हुई, वहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारे मोहल्ले में ऐसी समस्या है, उन्होंने बताया कि हमारे मोहल्ले में ऐसी समस्या है। सो सरपंच का क्या हुआ, काम क्या हो गया, थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। ऐसे ही है कि हम अपने देश के लिए सांसद चुनते हैं, पीएम चुनते हैं, सीएम चुनते हैं। तो ये क्या होता है कि पूरा जितनी भी हमारी समस्याएं होती हैं, ये सारे ही क्या करते हैं, समस्याओं का निदान करने के लिए ही होते हैं और जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जनता में, हम सभी लोग आते हैं, ठीक है। अपने को नहीं छोड़ना है, हमेशा हम भारत के नागरिक है और बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैं तो नहीं छोड़ सकते अपने को, और आपको भी कहूँगी कि अपने को हमेशा साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो हम सभी जितने भी लोग हैं तो वो चुनते हैं और हमारे द्वारा ही वो चुन के जाते हैं, यानी कि वो जो काम कर रहे हैं उनका जवाब उनको देना पड़ेगा हमें, ठीक है। कि वो यदि सही कर रहे हैं तो बोलेंगे कि सही है, तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, और यदि गलत कर रहे हैं तो हम उस पर आवाज़ उठाएंगे और जिसको भी हम अपने प्रतिनिधि के रूप में चुने हैं उनसे हम ज़रूर जवाब मांगे, मतलब कि जवाब ज़रूर मांगेंगे और वो मजबूर हैं कि हमको वो जवाब देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे संविधान में साफ साफ वर्णित है कि जितने भी हमारे जनता के, ये जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं पीएम, सीएम, पंच, सरपंच, जो जितने भी होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको ये जो बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। तो शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात करें यदि हम, तो यहाँ पे क्या होता है कि संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेना है आपको। तो संविधान के अनुसार जो राज्य के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। तो विधायिका में क्या हो गया, हमारे जो जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे वो होते हैं। और उसके बाद बात करें कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में क्या होता है, ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, ठीक है। यानी कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, तो वो कार्यपालिका के सदस्य कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे न्यायालय के बारे में।
राज्य की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। ठीक है, यानी कि सत्ता के दुरुपयोग को बचाने के लिए क्या प्रावधान किया गया है कि विधायिका की शक्ति अलग होगी, कार्यपालिका की शक्तियां अलग होगी। और यहाँ पे एक बात और, ये तो आप मेंशन ही करोगे, यहाँ पे राज्य का मतलब ये मत समझना कि हमारा यूपी एमपी बिहार है। ठीक है, तो यूपी एमपी बिहार ना होके राज्य का मतलब यहाँ पे डोनेट किया गया है कि जो राज्य होता है हमारा, पहले क्या किया जाता था, भारत को ही एक राज्य बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, भारत राज्यों का संघ है। आपको संविधान का पहला ही भाग या पहला ही आर्टिकल लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होता है या संघ है। तो राज्य इसीलिए बोला जाता था क्योंकि विदेशों में भारत एक राज्य ही बोला जाता है। क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये कई सारे प्रांतों में था, कोई राज्य वगैरह डिवाइड नहीं था वहाँ पे। अब हम ये एक ही है ना। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है, हम जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि हम कहीं विदेश में जाके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो वहाँ पे हम ये नहीं कहते हम एमपी से आए हैं या यूपी से आए हैं, हम यही कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, हम भारत से आए हैं। और तो वहाँ पे राज्य इसीलिए जो भी विदेश के होंगे तो वो यही शब्द इस्तेमाल करते हैं राज्य के रूप में ही। तो राज्य का मतलब हमारे पूरे देश से है, ना कि एक राज्य से है। ठीक है, बस मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि राज्य का मतलब जो हमारे है वो हमारी पूरी कंट्री से है। तो हमारे पूरे देश में जो 3 अंग है सरकार के, वो कौन कौन से हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। विधायिका में क्या होता है, तो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, निर्वाचित जितने भी प्रतिनिधि होते हैं वो होते हैं। देन उसके बाद कार्यपालिका, कार्यपालिका का हेड कौन होता है आपको पता होगा, और यदि नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए। आर्टिकल 53 के तहत कार्यपालिका का प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होती है कार्यपालिका के, तो वास्तविक सत्ता होती है भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में। और ये बात आप कहीं पे लिख लो या अपने दिमाग में बैठा लीजिए, लिख लेंगे तो बेहतर होगा कि जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं या हेड होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, लेकिन नाम मात्र के। ठीक है, लेकिन वास्तविक सत्ता, और क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो या कि प्रमुख पूछा जाता तब तो ठीक है, ना तो वास्तविक पूछा गया ना नाम मात्र का, तो ठीक है आप राष्ट्रपति कर सकते हो। लेकिन पूछा जा रहा है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, और वहाँ पे राष्ट्रपति महोदय नहीं होते क्योंकि राष्ट्रपति महोदय सिर्फ नाम मात्र के कार्यपालिका के हेड हैं, वास्तविक हेड नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अब आगे आता है हमारा जो न्याय व्यवस्था थी, इसके बारे में बात की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है, इसको देखते हैं क्या यहाँ लिखा गया है। इसमें बात की जा रही है कि संविधान सभा के सदस्यों को भय था। संविधान सभा में कितने मेंबर थे, जब भी मैं बोलूँ कि संविधान सभा के सदस्य तो आपके माइंड में आना चाहिए 389 मेंबर, पाकिस्तान के डिवाइडेशन से पहले। ठीक है, तो पाकिस्तान के विभाजन के पहले भारत में कितने सदस्य थे, यानी संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। ठीक है, तो यहाँ पे 389 सदस्य की जब भी संविधान सभा कोई बोले तो आपको याद आना चाहिए कि भारत मतलब 389 सदस्यों के बारे में ही बात की जा रही है। ठीक है, तो सदस्यों को क्या था, भय था। इन 389 सदस्यों जितने भी थे उनको भय था कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। ठीक है, यानी इनको ये शंका थी कि यदि हम कार्यपालिका में पूरी शक्ति निहित कर देते हैं तो हो सकता है कि वो इतनी ताकतवर हो जाए कि सबको दबा के रख ले, अपने चंगुल में ले ले या अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। उपर्युक्त चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्य गहन चर्चा में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो संविधान सभा के कुछ मेंबर बैठे हुए हैं वो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़े मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोई गहन समस्या जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और समस्या यही थी कि यदि विधायिका को ही पूरे अधिकार दे दिया जाता या कि तीनों की शक्तियाँ एक कर दी जाती। ठीक है, किसी एक के हाथ में ये तीनों की शक्तियाँ ही कर दी जाती तो वहाँ पे भी, क्योंकि अभी आपको पता है कि कार्यपालिका जो है नियम कानून बनाने के लिए
वो उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायपालिका हमारी जो न्याय देती है, न्याय देने के लिए वो स्वतंत्र है, चाहे वो फिर राष्ट्रपति के लिए न्याय दे, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए ही न्याय दे, किसी यानी कि न्यायपालिका क्या होती है, स्वतंत्र होती है, ठीक है। और कभी क्वेश्चन बनता है यदि ऐसा कि न्यायपालिका अपना न्याय देने के लिए स्वतंत्र होती है या नहीं, या किसी के अधीन होती है, तो उसमें आता है कि संसद के अधीन होती है, राष्ट्रपति के, या कि किसी के भी नहीं, तो आप राइट आंसर लगाओगे कि किसी के भी नहीं, यानी न्यायपालिका क्या होती है, न्याय देने के लिए स्वतंत्र होती है, ठीक है। ना तो वो किसी से परामर्श लेती है, किसी भी जो भी मुद्दे आते हैं तो उनमें वो ना तो राष्ट्रपति महोदय से परामर्श लेने जाती है कि हमको इस मुद्दे पे क्या करना चाहिए, मतलब इसको सज़ा देनी चाहिए कि नहीं, और ना तो वो किसी और के पास संसद में जाते हैं अपने ये मुद्दे को लेके कि क्या करना चाहिए, ठीक है। फाइनल रिजल्ट न्यायपालिका से ही आएगा, न्यायपालिका कहीं नहीं जाती, वो स्वतंत्र होती है न्याय देने के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। देन उसके बाद बात करें तो यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है जो पढ़ते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या बात की गई है कि इस अध्याय में राज्य, जो मैंने अभी बताया, अब इसको समझिए आप। तो राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ध्यान रखें इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है, ठीक है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है, ठीक है। चुनावों के जरिए क्या होती है, सरकार बदल सकती है, हर 5 साल बाद सरकार बदलती ही बदलती है, ठीक है। आज मोदी जी की है, कल मनमोहन सिंह की थी, मनमोहन सिंह जी की थी, आज मोदी जी की है, हो सकता है कि कल और किसी की हो, योगी जी की हो, शिवराज जी की हो, किसी की भी हो सकती है सरकार। और स्टेट में ही देख लीजिए, अभी आज हम बात करें तो कुछ समय पहले एमपी में ही कमलनाथ जी की सरकार थी, लेकिन कुछ ही समय बाद कुछ समय ने ऐसा फेरा कि कमल जी के स्थान पे शिवराज जी की सरकार हो गई, और उससे पहले भी शिवराज जी की ही सरकार थी। अभी चुनाव हुआ, कमल जी की सरकार आई, मतलब कमलनाथ जी की, और फिर से आ गए शिवराज सिंह चौहान जी, ठीक है। तो यानी इनकी जो सरकारें होती हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ठप्पा लग के बैठ गया कि बैठ ही जाएंगे, बहुमत है। हम क्लास 7 की क्लास में जो राज्य सरकार के बारे में पढ़े हैं, और आई होप कि आप लोग सभी लोग समझ भी गए होंगे, और यदि आप जो भी नहीं पढ़े हैं वो आप वीडियो देखिएगा, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझाने की हम कोशिश किए हैं, और वहाँ पे समझ में भी आ जाएगा आपको कि कैसे होता है, ठीक है। यानी कि जितनी भी सरकारें होती हैं, इनका कोई ये नहीं रहता कि इसमें ये बनी ही रहेंगी 5 साल तक, यदि बहुमत ये सब बीच में ही खो देती हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको पता है कि एमपी में बहुत तो गोलमेल चल रहा था, ठीक है। एमपी का छोड़िए, एमपी का तो ठीक है, उसका तो हो ही गया जो होना था। कमल यानी कि राजस्थान की अभी बात करें हम, तो वहाँ की जो गहलोत जी की सरकार थी, गिरते गिरते बची है, ठीक है। बखूबी कई दिनों तक टीवी में चल रहा था वो पूरा प्रोसेस आपको, तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि कैसे वहाँ की सरकार गिरते गिरते बची, यानी सचिन पायलट जी क्या किए, वहाँ से निकल गए। और यदि आपको पता है कि जितना भी हमारा राज्य का जो भी चुनाव होता है सीएम वगैरह का, तो इसमें जो विधानसभा होती है, विधानसभा में कई सारी एक राज्य में विधानसभाएं होती हैं, ठीक है। उन विधानसभाओं से जो भी सांसद वगैरह चुन के आते हैं, वही फिर यहाँ पे इनका बहुमत देते हैं, ठीक है। तो जिस भी पार्टी के बहुमत होंगे उसी पार्टी का तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और यदि उसी पार्टी के सदस्य, अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। अब कांग्रेस के यदि कई सारे सांसद या विधायक निकल जाते हैं तो वहाँ पे उसने अपना बहुमत खो दिया, तो उस टाइम फिर किसका बहुमत बचेगा, बीजेपी या और भी जो पार्टी होगी उसका बहुमत बचेगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी की सोच, यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि मतलब जो सचिन पायलट जी थे उनके साथ और भी नेता निकल जाते, ठीक है। सपोज 68 विधानसभाएं हैं राजस्थान में, एग्जाम्पल के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, मतलब यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए समझिए कि 68 विधानसभाएं हमारे राजस्थान में हैं। अब वहाँ पे से यदि बात करें तो 38 निकल गए विधायक, कांग्रेस की सरकार चल रही है, कांग्रेस के विधायक निकल गए, यानी कांग्रेस ने अपना बहुमत खो दिया। और राज्यपाल को ये अधिकार है कि उनसे कहे कि आप इतने, मतलब वो टाइम लिमिट देती है कि आप कितने दिन के अंदर अपनी बहुमत पेश करो, अदरवाइज आप इस्तीफा दे के निकलो यहाँ से।
ठीक है। तो वो फिर क्या करते हैं, अपना राज्यपाल को इस्तीफा देके निकलना पड़ता है, लेकिन गहलोत सरकार बाल बाल बचे और ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है। तो यानी कि जो पायलट जी निकले उनके साथ 2-3 ही निकले, ज़्यादा नहीं निकले, तो उनकी सरकार बनी रह गई। तो यहाँ पे सरकार का मतलब ये कि बदलती रहती है, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता भैया, किस डाल पे कूदती है, कहाँ पे जाती है, कौन राजा हो जाता है, कौन रंक हो जाता है, इसीलिए राजनीति कहते हैं। ठीक है। राजनीति में मतलब आप समझ ही सकते हो कि क्या क्या होता है, जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ राजनीति में होता है। ठीक है। तो खैर राजनीति पे हमको नहीं जाना है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु, ठीक है, संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। ठीक है। जो सरकार होती है या कार्यपालिका की बात करें वो राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के इस्तेमाल पर मतलब सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये जो राज्य का मतलब है, तो साफ तौर पे जो यहाँ पे समझाना चाह रहा है 100 बात की एक बात कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं कि आप ऐसा कह दो कि यूपी में ही है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ऐसा नहीं है। हमारे राज्य का मतलब है हमारे देश में। ठीक है। हमारे पूरे भारत राज्य में क्या है, वहाँ पे आप संविधान जब भी पढ़ोगे, संविधान में कहीं भी देश का वर्णन नहीं किया गया, भारत राज्य लिखा गया। ठीक है। तो भारत राज्य जो है इसमें क्या है कि पूरा जो भी है विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका की सरकारें जो भी है, सरकार के ये 3 अंग हैं। ठीक है। तो सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हो गए। कौन कौन से हो गए? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। उसके बाद अब हम बात करें आगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मौलिक अधिकार, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स। अब इसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में कि क्या कैसे होता है। और हम सभी को फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं और बड़े खुशी के साथ हम कह सकते हैं कि हम आज स्वतंत्र हैं और हमको बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। बट क्या रियल में उतने सब कुछ मिल पाते हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी संविधान में जो वर्णन है उसको तो हम जानेंगे। ठीक है। और हाँ, ऐसा नहीं कि मिल नहीं पाते हैं, हमको सभी फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं और मिलते भी हैं। और हम यदि नहीं मिलते तो ये क्या है? न्याय योग्य है। ठीक है। यानी कि न्याय योग्य है। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको क्या कर सकते हैं? अपनी बात को मनवा सकते हैं कि हमारे राइट्स का हनन हो रहा है, सो मुझे न्याय चाहिए और कानून बाध्य है, वो न्याय देगी। तो अब इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या क्या है और क्या क्या इसमें बातें की गई है, हम लोगों के बारे में जितना भी है वो सारी बातों को समझेंगे। और बस थोड़ा सा ही बचा है, उसके बाद ये पूरा अपना फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तो उससे पहले हम क्वेश्चन क्लास 7th के जो हैं उनको सॉल्व करवाएंगे पहले, क्योंकि अभी वो बाकी रह गए। ठीक है। मुझे याद है, ये मत समझिएगा कि मैं भूल गई हूँ, अच्छी तरीके से याद है, उसको मैं सॉल्व कराऊंगी ही, क्योंकि आपको ये यकीन दिलाना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना बेनिफिशियल है। अदरवाइज आपको लगेगा कि ये बक 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 करती है, हम सुनते हैं, उसके अलावा तो कुछ आगे है ही नहीं। सो इसलिए यकीन दिलाना, मतलब सरकार हमारी प्रूफ मांगती है। ठीक है। सरकार नहीं, जनता प्रूफ मांगती है। तो जनता को प्रूफ देना, यानी कि मैं पढ़ा रही हूँ और आपको प्रूफ देना मेरा काम है। सो मैं दूंगी कि जो पढ़ा रही हूँ वो एग्ज़ाम के लिए या क्वेश्चन कैसे इससे बन सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें हम बात करेंगे। ठीक है। इसका जैसे ही चैप्टर ये ख़त्म होता है उसके बाद ही हम वो क्वेश्चन लाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। और मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि नहीं समझ में आ रहा, और आ रहा है तो ये भी बता दीजिएगा कि हाँ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है। लेकिन कुछ तो बताइएगा ना, मतलब मुझे लगता है कुछ तो बोलिए। आप लोग ऐसे मूक बधिर बन के बैठे रहेंगे तो काम नहीं होने वाला, क्योंकि हम अभी यहाँ पे इतना बोल रहे हैं। ठीक है ना। जिस दिन डीएम बन जाएंगे तो हमें बहुत कुछ बोलना पड़ेगा और नॉन स्टॉप बोलना पड़ेगा, बिना रुके बोलना पड़ेगा, और किसी को हमको डांटना भी पड़ेगा, किसी के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। तो वो सारे पावर हमारे अंदर होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि हम एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। सो उसका एटीट्यूड अपने अंदर लाओ, और यदि जिसके पास है तो बेहतर है, जिसके पास नहीं है तो मैं उन सभी से कहूँगी
कि अभी से ही हम अपने आप में ये एटीट्यूड लाए कि कोई भी काम हो रहा है, डिसीजन मेकिंग इतनी मतलब अपनी पावरफुल बना लो कि किसी भी काम को हम यूँ चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो हम तो डीएम ऑलरेडी बन चुके हैं, इसलिए आप लोग ये सब अपनी जो सोच है 2-3 साल के लिए, ज़्यादा नहीं, 2-3 साल के लिए जब तक टारगेट है आपका तब तक बनाओ। उसके बाद तो पद मिलने के बाद तो हमारे पास वो एटीट्यूड रहता ही है। हमारे पास तो पद अब मिल ही गया है, तो अब हम डीएम हैं ही, तो फिर अपना एटीट्यूड तो दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले भी हमको उस पर ढलना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम उस पर जा सकते हैं। और जो ये मैं बता रही हूँ थोड़ा गौर कीजिएगा आप उसमें, और जितना भी जो भी बन सकता है, कुछ ही नहीं तो आप लोग क्वेश्चन ही पूछ लिया करिए। और जो भी है यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन चलो मैं ही दे देती हूँ आज। आप लोगों को बताना है कि जो हमारा ये मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस भाग में वर्णित है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, गूगल पे सर्च कीजिएगा, या आपकी कहीं से जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल लगे, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो गूगल पे सर्च करिए, गूगल में सब कुछ मिल जाता है। और उसके बाद आप लोगों को बताने की कोशिश कीजिए या बुक्स में पढ़िए, वहाँ पे मिल ही जाएगा कि किस भाग में वर्णित है ये, और इसमें कितने से कितने तक आर्टिकल की बात की गई है। सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको बताना है, और आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।